मजदूरों की मदद हमने की। उस टाइम डकैती के मुकदमे दर्ज हो गए, 1.5 महीने तक जेल में रहे। बाद 1980 में शादी हुई है और 84 में एक सरकारी नौकरी मिल जाती है हनुमानगढ़ में मुझे, राजस्थान में। किसानों की नहरों की नालियां का जो सफाई का काम है वो मनरेगा के तौर पर हम प्राथमिकता लेंगे, ताकि किसानों का जो है ये समर्थन मूल्य की लड़ाई जो लगातार लड़ते रहे हैं, चाहे वो जमीन का जो भूमि अधिग्रहण कानून सरकार ये लेके आई उसके खिलाफ जो इस इलाके में लड़ाई के तहत क्यों ना इस काम को लिया जाए, ताकि मनरेगा के मजदूरों को काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा और किसानों की जो फसल है वो आवारा पशु, ये जो कच्चे हमारे कर्मचारी चाहे आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, इनके मुद्दों को उठा के, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, हम इसकी लड़ाई को यहाँ भी मजबूत करेंगे। कर्मचारियों को और जगान के इलाके तक पूरे 4 किलोमीटर की कच्ची एक दीवार निकलवाने का काम उस टाइम में हमने किया। कोल्हापुर गाँव में देखेंगे, चाहे गली का सवाल है, चाहे वो कोई नलके का है, चाहे वो समरसीबल अम्बेडकर भवन में बिल्कुल वो बस स्टैंड के ऊपर है मुलाकर, वहाँ अम्बेडकर भवन है, समरसीबल लगवाने का, और काजड़ा में ट्यूबवेल लगवाने का है वाटर वर्क्स के अंदर ही, चाहे वो एक चौपा अरिया है, सलेमगढ़ में ऐसे समरसीबल स्कूल के अंदर जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वहाँ समरसीबल लगवाने का काम। ढंढूर के इलाके में 18-19 लाख से गांव की गलियां जो हैं, सड़क तो बन गई, स्कूलों का आज बहुत बड़ा एक मुद्दा है शिक्षा का, जो सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है। सभी लिखते हैं शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार। अब वो शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार का पता नहीं चलता कि वो ईमानदार कितने हैं, कर्मठ कितने हैं, क्योंकि 5 साल तो दिखते 2 नंबर से पैसा कमाने वाले लोग हों ऐसे, मतलब वो भी कह देंगे शिक्षित, समाज सेवी, फलाना ढिमका, इस तरह की चीज़ें। दोस्तों, हिसार के दुर्जनपुर गांव में है। दुर्जनपुर गांव कामरेड सुरेश का गांव है। कामरेड सुरेश कोई परिचय के मोहताज इस पूरे इलाके में नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम तक मजदूर आंदोलन में उन्होंने काम किया है। CI2 सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन मजदूर आंदोलन के साथ साथ जो पिछले जो किसान आंदोलन था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, उसमें इस इलाके में एक पूरी बहुत बड़ी एक भूमिका रही है हिसार के आसपास के किसान और मजदूर को इकट्ठा करने में। तो कामरेड सुरेश एक ऐसे नेता है जिसको किसान भी और मजदूर भी अपना हितैषी मानते हैं, और पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं। पूर्व जिला पार्षद रहते उन्होंने क्या काम करवाए वो उन्हीं से हम जानेंगे, उन्हीं से पूरी बातचीत करेंगे। और अब कहाँ से वो चुनाव लड़ने का, क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला के सेक्रेटरी पिछले दिन रहे और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो उनसे एक बार जानना चाहेंगे कौन से इलाके से वो लड़ रहे हैं, कौन से वार्ड से, वो कौन कौन से उसमें गाँव आते, पूरी हम बातचीत करेंगे एक बार। नमस्कार कामरेड। नमस्ते। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया है, तो मैं एक बार जानना चाहता हूं कौन से वार्ड से बनाया है, उसमें कौन कौन से गांव आते हैं? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपका धन्यवाद आपके चैनल का। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है 12 नंबर वार्ड है उसमें मुझे उम्मीदवार बनाया है, जिसमें गांव जो हैं बीड़ बबरान है, ढंढूर है, पीरांवाली है, जाखोद खेड़ा है, काजला है, मलापर है, न्योली खुर्द है, न्योली कलां है और सलेमगढ़ है। ये 9 गांव हैं जिसमें हमारी पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। और पार्टी के साथ साथ जो जनता से जो मैंने फ़ोन किए हैं, कुछ जगह गए हैं, क्योंकि 16 तारीख को ही हमारा फैसला हुआ है, 17 को राज्य ने उस पर मोहर लगाई है, आज 18 हुई है। तो 1-2 गाँव में गया हूँ, 1-2 जगह फ़ोन किए हैं, अभी ये प्रचार शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों में हौसला है, जोश है, और वो कह रहे हैं। और इसके पीछे जो मुख्य एक और सवाल है, न्योली कलां को अगर हम छोड़ दें तो ये आदमपुर हल्के के भी गांव हैं सारे के सारे, और पिछले प्लान जो मैंने जिला परिषद का चुनाव जीता था वो पुराने गांव हैं और सब लोगों की डिमांड भी। पिछली बार जो आपने जिला परिषद का चुनाव जो जीता था वो क्या उसमें यही गाँव थे? हाँ, यही गांव थे। न्योली कलां को हम छोड़ दें, आर्यनगर इसमें जोड़ सकते हैं, आर्यनगर था उस टाइम, अब न्योली कलां है, इतना फर्क है। बाकी पुराने गांव और आदमपुर के, आदमपुर से विधानसभा। एक बार मैं जानना चाहता हूं, आप पूर्व जिला पार्षद रहे हो, पूर्व जिला पार्षद रहते हुए एक जिला पार्षद के क्या काम होते हैं जो वो काम करवाता है, और आपके दौर में हम क्या मान सकते हैं कि उन गाँवों में कोई काम ये हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपने क्या क्या काम करवाए हैं? हाँ, ऐसा है, मुख्य तो असल में जो पंचायती राज जिस प्रकार से पंचायतों का जो, क्योंकि सब एक ग्रामीण स्तर की जो पंचायत है, ऐसे ही लोकसभा का एक पंचायत है, विधानसभा एक पंचायत है, ये ग्रामीण इलाके की पंचायत है। लेकिन जिस प्रकार से लोकसभा को और विधानसभा को जो अधिकार हैं वो पंचायतों को अधिकार नहीं दिए गए हैं, जिसके लिए हमें उस मौके के ऊपर भी आवाज़ उठाई, और बीच बीच में भी हमारी पार्टी इस बात को उठाती रही है, CPIM, के पंचायतों को पूर्णतः अधिकार दिए जाएँ, जिसमें इन्होंने कटौती कर रखी है, और BJP की सरकार आने के बाद और कटौतियों ने अधिकारों में की है, जिसके
उसके खिलाफ एक संघर्ष है। एक तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, उस अधिकार जितने भी हैं उसके तहत उस ज़माने में उस मौके पे, क्योंकि ये 10-11 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं चुनाव जिला परिषद का जीता था, तो मुख्यतः जब मैं यहाँ आसपास के चुनाव लड़ने से पहले या जीतने से पहले जब गाँव में कहीं जाता था तो 4-5 गाँव हमारे ये काफ़ी प्रभावित थे आवारा पशुओं से, जिसकी वजह से ये सारे किसान बड़ी मुश्किल से, क्योंकि सूखे का इलाका है, पानी यहाँ है नहीं, और फसल बड़ी मुश्किल से किसान कैसे कैसे अपना जुगाड़ करके और फसल तैयार करता है, उसको आवारा पशु चट कर जाते थे, जिसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई बार बार रही है, किसानों के साथ भी, मज़दूरों के साथ भी, सरकार के खिलाफ उनको साथ लेके किसान मज़दूरों को कि आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए। लेकिन वो उस प्रकार की नीति वो नहीं बनाए, गौ माता का नाम लेके वो जय बोलते रहते हैं, तो उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्ट, कोई कानून बनाया नहीं। तो हमने फिर अपने सुझाव के हिसाब से जो मनरेगा, जो वो हमारी CPIM का जब प्रभाव था 60-59 हमारे जब MP थे, फर्स्ट गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह की थी, उस टाइम हमने एक कानून बनवाने में कामयाबी हासिल की थी नरेगा के नाम से, फिर वो बाद में मनरेगा हुआ। उस मनरेगा का जब मैंने एक्ट पढ़ा, उसके अंदर देखा भाई आवारा पशुओं की रोक या फल पौधे या जो फसल की रोक के लिए क्या हम मदद कर सकते हैं किसानों की इस इलाके में। तो जब मैंने वो एक्ट पढ़ा तो उसमें ये था कि फसल की रखवाली के लिए कोई दीवार, कोई तारबंदी, ऐसा काम किया जा सकता है। तो तारबंदी तो कुछ थोड़े दिन में हो जाती है, वो थोड़े लोग कर पाते। तो उसके पीछे आइडिया जो हमारा था, जिन मांग मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच में चुनाव में और में जाते रहते हैं, तो मैंने ये विचार किया कि मनरेगा के तहत क्यों ना इस काम को लिया जाए, ताकि मनरेगा के मज़दूरों को काम मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा, और किसानों की जो फसल है वो आवारा पशुओं से बच जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने यहाँ BSF से लेके और जगान के इलाके तक पूरे 4 किलोमीटर की कच्ची एक दीवार निकलवाने का काम उस टाइम में हमने किया, जो फट्टे की मिट्टी से जो दीवार निकलती है। और वो दीवार निकलने के बाद किसानों की फसल बची, तो किसानों में तो ये खुशी थी कि हमारी फसल बच गई, मज़दूरों में ये था कि हमें रोज़गार मिल गया। तो एक तो ये काम उस टाइम में हमने करवाया है। दूसरा, चाहे वो कोई गलियों का है, पीने का पानी का एक जैसे सवाल है, राजीव नगर झीड़ी यहाँ है, बीड़ बबरान का एक इलाका है, वहाँ उस मौके का सरपंच था। जुगलान जो नहर का जो पुल है, वहाँ हमने समरसीबल लगवाने का काम किया उसके, ताकि लोगों को पीने का पानी, क्योंकि किसान भी वहाँ रहते हैं आसपास में, और मज़दूरों की 2 बस्ती हैं, उन बस्ती में भी पानी पहुँचाने का काम उस टाइम में हमने किया। ये राजीव नगर झीड़ी अब इस बार तो हमारे इस वार्ड में नहीं है जिससे मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, लेकिन इसमें भी एक ट्यूबवेल लगा के यहाँ फार्म के अंदर, और यहाँ भी पानी लोगों पानी का कनेक्शन, हाँ पानी का कनेक्शन बिजली से बाकायदा वो यहाँ पाइप वगैरह दबा के करवाया। एक इधर दुर्जनपुर गांव के ढाणी हैं खेतों में, वहाँ भी पाइप वो पहुँचवाने का बजट उनको दिया। उनका आपस का ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत होगी थी, जिस वजह से वो एक बार रुक गया था, बाद में वो फिर सप्लाई उनके इलाके में पहुंची है। ऐसे ही मुलापर गांव में देखेंगे, चाहे गली का सवाल है, चाहे वो कोई नलके का है, चाहे वो समरसीबल अम्बेडकर भवन में, बिल्कुल वो बस स्टैंड के ऊपर है मुलापर, वहाँ अम्बेडकर भवन है, समरसीबल लगवाने का, और इस आसपास के इलाके की, चाहे वो कोई चौपाल की दीवार का है, चाहे वो काजड़ा में ट्यूबवेल लगवाने का है वाटर बक्स के अंदर ही, चाहे वो एक क्या नाम वाल्मीकि चौपाल बनाने का काम वहाँ उसमें वो किया है। सलेमगढ़ में ऐसे समरसीबल स्कूल के अंदर जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ समरसीबल लगवाने का काम किया। ऐसे ही हमने डंडूर के इलाके में 18-19 लाख से गांव की गलियां जो हैं, सड़क तो बन गई लेकिन पानी निकलने के कोई रास्ता नहीं था, वो नाली बनवाने का काम हो, और चाहे ट्यूबवेल लगवाने का, और चाहे नहर के आसपास ढाणियों में कोई छोटे नल के हैंडपंप लगवाने का काम उस टाइम किया। ऐसे ही हमने फार्म के इलाके में, जहाँ से इस इलाके में पड़ता था, वहाँ हैंडपंप लगवाने का काम किया। ऐसे कई गाँव हैं। छोटी न्योली में हमने पानी की सप्लाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने पानी के ऊपर जो काम किया उस दौर में, उसके साथ में अभी 5 साल बीच में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, वो एजुकेशन का मसला था, लेकिन अभी आप चुनाव लड़ रहे हो। भविष्य के क्या एजेंडे लिए हैं कि जिस प्रकार से नरेगा बंद है, या मतलब एक लड़ाई ये भी बनती कि गाँव की मिड डे मील, आशा वर्कर, चौकीदार लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और आपकी यूनियन के तहत वो लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो क्या उनकी लड़ाई आपके जिला पार्षद में अगर वो आप जीतते हो तो उनकी लड़ाई कैसे मजबूत? बिल्कुल उनकी लड़ाई, हमारी आशा वर्कर यूनियन है, मिड डे मील वर्करों की यूनियन है, आंगनवाड़ी की हमारी यूनियन है, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हमारी यूनियन है, चौकीदारों की हमारी यूनियन है, मनरेगा की हमारी यूनियन है, कर्मचारियों की हमारी यूनियन है, किसानों के हमारे संगठन हैं। उन सबको साथ लेके, एक तो विशेषकर इस इलाके में पानी की अभी भी समस्या है, और मैं ये कहता हूँ कि मनरेगा के तहत
मनरेगा के लोगों को काम मिले, मजदूरों को काम मिलेगा। शीर की नाली है, जैसे यहीं भी ये पूरे इलाके में किसानों की शीर की नाली है, इसको साफ नहीं कोई करता, तो पानी किसान के लग नहीं रहा है इस ढंग से। जितने भी पूरे इस इलाके में किसानों की नहरों की नालियां का जो सफाई का काम है वो मनरेगा के तौर पर हम प्राथमिकता कर लेंगे, ताकि किसानों के खेत में कुछ पानी भी ज़्यादा लग पाए और मनरेगा के मजदूरों को रोजगार मिल पाए। ये मुद्दा हमारा रहेगा। फसल का जो है ये समर्थन मूल्य की लड़ाई जो लगातार लड़ते रहे हैं, चाहे वो ज़मीन का जो भूमि अधिग्रहण कानून सरकार ये लेके आई उसके खिलाफ जो इस इलाके में लड़ाई मजबूत होगी, उसके लिए हम काम करेंगे। और ये जो कच्चे हमारे कर्मचारी, चाहे आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं, इनके मुद्दों को उठा के, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, हम इसकी लड़ाई को यहाँ भी मजबूत करेंगे। कर्मचारियों को ये स्कूलों का आज बहुत बड़ा एक मुद्दा है शिक्षा का, जो सरकारी स्कूलों को सरकार बंद कर रही है। इन स्कूलों को बच्चों को साथ जोड़ के, अभिभावकों को साथ जोड़ के शिक्षा, क्योंकि संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि जो आदमी शिक्षित रहेगा, देखिए इसके पीछे कितनी बड़ी चाल है जिसको देखने की एक ज़रूरत है। जब ये 8वीं और 10वीं की शर्त लगाई इसी खट्टर की सरकार ने पहले पंचायत के चुनाव में, तो उस टाइम भी हमने विरोध किया। सीपीआईएम, हमारी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट तक इसका केस लड़ा कि वे आम जो लोग हैं, जो गरीब हैं, किसान है, छोटा किसान है या मजदूर है, उसके बच्चे इस ऊंची क्लास में नहीं जा पाते, वो 8वीं 10वीं से तक मुश्किल से पहुंच पाते हैं, रह जाते हैं, क्योंकि घर में काम धंधा और रोजगार, बेरोजगारी। और महिला तो वैसे भी रह जाती है, महिला तो वैसे भी रह जाती है। बिल्कुल, शेड्यूल कास्ट महिला अगर सरपंच चुनाव लड़ेगी, पार्षद का लड़ेगी, ब्लॉक समिति लड़ेगी, तो 8वीं पास उसकी भी अनिवार्यता है। तो वो तो वैसे ही बहुत कम महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए भी हमारी पार्टी लड़ी। जो बड़े पुराने टाइम में जब देश की आज़ादी का आंदोलन था, तब भी हमारे जो लाल झंडे के लोग या प्रगतिशील विचार के लोग या आम जो किसान मजदूर थे, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, नौकरी को, जमीन के भूमि के सवाल को लेके, भोजन रोजगार के सवाल को लेके लड़ते रहे। उसी दबाव में ये सारा देश आज़ादी के बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, वो चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार दिया। तो किसी न किसी रूप में ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, विशेष आरएसएस के इशारे पे जो चलती है, उनका एक निशाना है मुख्य कि अगर किसान के मजदूर के बेटे अगर अनपढ़ रहेंगे, वो 8वीं 10वीं नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे जो लंबी साजिश, देखो कितने साल पहले साजिश रची है, जो आज सामने आ रही है। आज जिस प्रकार से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आम गरीब किसान मजदूर का बेटा बेटी जो है वो पढ़ नहीं पाएगा, अनपढ़ रह जाएगा, तो वो चुनाव लड़ना तो दूर, कल को ये शर्त लेके आएंगे ऐसे पूंजीपतियों के हक में ये सरकार कि जो चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि वो अनपढ़ है, उसको अक्ल नहीं है, कम समझ है, तो वो वोट भी नहीं डाल सकता। वोट से वंचित, वोट डालने का भी उस पे वोट डालने का अधिकार भी ये छीनना चाहते हैं। और वोट डालने का अधिकार अगर छीन लिया तो फिर आप मनरेगा का सवाल हो, आपकी फसल किसान की नहीं बिक रही है उसका सवाल हो, बिजली का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, उस पर अगर आप आंदोलन करोगे तो कोई भी सरकार होगी वो नहीं सुनेगी, क्योंकि उसको वोट की जरूरत नहीं, उसको वोट डालने का अधिकार होगा ही नहीं। जैसे पुराने टाइम में जब संविधान लागू नहीं था, कुछ मुट्ठी भर लोग वोट डालने का अधिकार था, महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ऐसे वहीं ये लेके जाना चाहती है, जिसके खिलाफ इस इलाके में लड़ाई मजबूत होगी। जिन गाँव से आप चुनाव लड़ रहे हो, वैसे कोई भी गांव है, उन गाँव के अंदर जो सार्वजनिक तालाब है, उनकी हालत देखोगे तो बहुत खराब हो चुकी है, या दूसरी समस्याएं हैं, उनके ऊपर आपका क्या एजेंडा कि भविष्य में उन गाँव के लोगों में कि आप अगर बनते हो तो वो आपको वोट दे? क्यों वोट दे? मतलब और भी तो उम्मीदवार हैं, वो भी आज, मतलब अभी जो चुनाव है सभी लिखते हैं शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार। अब वो शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार का पता नहीं चलता कि वो ईमानदार कितने हैं, कर्मठ कितने हैं, क्योंकि 5 साल तो वो दिखते नहीं। तो एक परिपाटी सी बनी हुई है, नकल मारते हैं वो लोग। शिक्षित मतलब सुल्फा बेचने वाले हों, चिट्टा खाने वाले हों, या इसका व्यापार करने वाले हों, या कोई और दूसरे तरह के 2 नंबर से पैसा कमाने वाले लोग हों, ऐसे मतलब वो भी कह देंगे शिक्षित, समाज सेवी, फलाना ढिमका, इस तरह की चीज़ें। ये परिपाटी बनी हुई है। हम कोई शिक्षित, संगठित, समाज, ईमानदार, ऐसा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। कपास, चना, गेहूँ, मूंग, कोई भी फसल जब हम आड़त की दुकान पर लेके जाते हैं तो दिखाते हैं ऐसी ऐसी हमारी फसल है, उसका क्या रेट है। तो ऐसे सीपीएम ने तो अपनी फसल दिखा रखी है। वो आज जो शिक्षा का इतना बड़ा आम आदमी पार्टी के रूप में भी जो कह रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा का, स्वास्थ्य की यह हालत है, इतना कुछ हो गया। अरे केरल और त्रिपुरा आज भी पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है। जो 40 साल पहले, 50 साल पहले वो 1 नंबर पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य में चले गए थे, उनका नाम मीडिया नहीं लेगा। उस प्रकार के ये जो
जो पूंजीपति, जो कौन सा मीडिया हम इसको कह सकते हैं, चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, तो वो इस रूप में नहीं दिखाएगा, इसका ज़्यादा प्रचार करेंगे। तो हम कहना चाहते हैं वो दिखा रखी है, और 5 साल इस इलाके में मतलब कोई पैसा का लालच नहीं हुआ, कोई नौकरी का किसी का लालच नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार से। सवाल करता हूँ कॉमरेड, आपकी ज़िंदगी का एक बार मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपका, कि कुछ कम शब्दों में ही, कि आपकी जो आप इस लाइन में आए, मजदूर आंदोलन में आए, तो आप क्या काम करते थे? जो आप मजदूर आंदोलन, कितना टाइम हो गया होगा आपको मजदूर आंदोलन में काम करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए? ऐसा मैं तो बिल्कुल कम पढ़े लिखा और आम साधारण बच्चे के नौजवान के रूप में था। शादी होने के बाद 1980 में शादी हुई है, और 84 में एक सरकारी नौकरी मिल जाती है हनुमानगढ़ में मुझे, राजस्थान में, पक्की नौकरी, रेगुलर सरकारी मिल में, धागा मिल में। तो वहाँ काम करते हुए वहीं यूनियन, उस टाइम 13 अगस्त 1984 को मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ उस मिल में। तो 3-4 दिन बाद किसी यूनियन के नेता, एक कामरेड राम कुमार होते थे, उससे संपर्क हुआ जो लाल झंडा के होते थे। तो मुझे ज़्यादा कोई पार्टी के बारे में या संगठन के, मुझे ये था कि जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरे पारिवारिक गुण है, परिवार में भी ऐसा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे, वो अपने अपने हिसाब से लड़ते रहे, संगठन में नहीं लड़ते रहे, वो एक अलग मसला है। तो वहाँ यूनियन बनी, 2 महीने हमारी तनख्वाह नहीं मिली। तो वहाँ हम वो कामरेड से बात करी, तो उसने कहा गंगानगर चलते हैं, आप कितने लोगों को लिया? मैंने सोचा 50 लोग ले आऊँगा मिल से मैं, लेकिन 50 नहीं गए, कुल 13 लोग गए। तो वहाँ नारे लगा के रेल में चढ़ गए, और कलेक्टर बोलते हैं वहाँ डीसी को राजस्थान में, उस कलेक्टर के पास ले गए, और उसने एमडी को कहा 2 महीने की तनख्वाह मिल गई। वहीं से मुझे लाल झंडे से लगाव हुआ, और वहीं से लाल झंडा 1984 में उठाया। खैर वो 1 साल के बाद ही मेरी वहाँ से टर्मिनेट हो गई आंदोलन की वजह से, मतलब यूनियन की वजह से। और 86 में कच्ची नौकरी फिर यहाँ मुझे हिसार के एग्रीकल्चर फार्म या सेंटर स्टेट फार्म, केंद्रीय राज्य फार्म हिसार में कच्ची नौकरी यहाँ मिल गई। 87 में फिर यहाँ यूनियन बन गई, और 86 में यहाँ नौकरी मिली थी, 87 में यूनियन बन गई लोगों को रेगुलर करवाने के लिए। तो वो मैदा मिल का एक आंदोलन था प्राइवेट, यहाँ मजदूरों की मदद हमने की। उस टाइम डकैती के मुकदमे दर्ज हो गए, 1.5 महीने तक जेल में रहे, और उसके बाद बाहर जब आते फिर हमने पीछा मुड़ के नहीं देखा। फिर लोगों को पक्का करवाने के लिए हिसार के आसपास 14 फार्म है, सभी उन मजदूरों को पक्का करवाने के लिए लड़ाई की शुरुआत होगी। तो 6-7 साल लंबे संघर्ष के बाद बहुत लोग, हज़ार लोग पक्के हुए, और आखिरकार धीरे धीरे करके हम सस्पेंड भी हुए, नोटिस वगैरह। तो 97 में फिर इस फार्म में भी मेरी नौकरी चलेगी, टर्मिनेट मैनेजमेंट ने कर दिए उस आंदोलन की वजह से। उसके बाद मैंने सोचा अब नौकरी नहीं करेंगे ना कोर्ट में, अब समाज के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। तो 97 से लेके आज तक रेगुलर फिर मैं इसी काम पे लगा हुआ हूँ, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, किसी भी प्रकार का किसानों पर कोई जुल्म हो। मुख्य चुनौतियाँ एक मजदूर के लिए और किसान के लिए, मुख्य चुनौतियाँ क्या देखते हो आज के दौर में? और क्योंकि जिला पार्षद बन भी जाता तो वो चुनौतियाँ तो नहीं लड़ पाता, लेकिन फिर भी एक प्रतिनिधि एक मजदूरों का होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ सुनी जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। वहाँ एक मीटिंग में आप रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, उस मीटिंग में बैठ सकते हो। जब चुने हुए प्रतिनिधि हो तो वहाँ नहीं जा सकते जिला की पंचायत में, जहाँ पंचायत उनकी बैठती है, मीटिंग जब होती है। तो असल में तो विधानसभा और लोकसभा कानून बनाती हैं, और वो कानून नीचे लागू होते हैं। जिला की जो पंचायत है वो कानून तो नहीं बना सकती, ना इसमें कोई ऐसा बजट सरकार जानबूझ के देती है, क्योंकि वो अधिकार देगी तो बजट भी देना पड़ेगा। ये सब कुछ लड़के लेना पड़ता है, और आपके ये भी देखता है प्रशासन भी, सरकार भी, कि क्या ये अपने पैरों पर खड़ा है या इधर उधर की बात कर रहा है, किसी के साथ जा रहा है। जब इधर उधर की बात करोगे तो उसके फिर सुनते नहीं है। ईमानदार लोग और लड़ाकार ईमानदारी से जो काम करता है उससे फिर प्रशासन भी डरता है, सरकार भी डरती है। और वो जो इतना तो नहीं हो सकता है, MLA MP कर सकते हैं कोई बजट ले आए, लेकिन छोटा मोटा कुछ काम वो हो सकता है, थाने का, तहसील का, पंचायत के, DDPO के, BDO के, अस्पताल का, इस तरह के कोई जाजती किसी के साथ। ग्रामीण लेवल के जो आंदोलन मजदूर के या किसान के, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ताकत मिलती है। वहाँ जब वो अपनी समस्या को लेके जाएंगे तो वहाँ सुनवाई हो जाती है थोड़ी। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। आपका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा एक बार? दराती और थोड़ा और सितारा हमारा रहेगा। दराती जो है वो किसान की है, थोड़ा मजदूर का है, और वो मिलते हैं तो फिर सितारा चमकता है, इसलिए दाती थोड़ा और सितारा हमारा। कामरेड सुरेश हमारे साथ थे। कामरेड सुरेश का जीवन बड़ा लंबा संघर्ष का जीवन है। इसके साथ में हम रोजाना जब कवर करते हैं लघु सचिवालय के पास से, चाहे मिड डे मील का आंदोलन हो, चाहे आशा वर्कर का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे किसानों का, उस आंदोलन में एक
अग्रिम पंक्ति में कोई लड़ने वाले जो लोग हैं उनमें कामरेड सुरेश मिलते हैं। जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं और अब भी रहे हैं। कोई उन पे दाग आज तक ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने 10 रुपये भी खाए होंगे। यहाँ मकान भी हम आपको देख रहे हैं, कोई मकान भी उस प्रकार से नहीं तो जिला पार्षद एक बार बन जाता है तो इतना तो अपना जुगाड़ कर लेता है कि बहुत अच्छा मकान बना ले। ये जो जिस ज़मीन में हम खड़े हैं, ज़मीन भी घर का, ये ज़मीन भी घर का मकान बेच के आई थी, कैसे क्या? ऐसा है, घर का मकान बेचा, मेरी पत्नी ने 1 लाख रुपए लोन बैंक से लिया, वो भरने लग रहे हैं और मेरा भी 1 लाख, मतलब जो जिस 2 कनाल जो ज़मीन में है, ये ज़मीन भी कोई पैतृक ज़मीन नहीं है, ये भी एक गांव का जो मकान था वो बेच के इन्होंने ज़मीन ली है। और मजदूर किसान का जो रोज़ाना आप लड़ रहे हो, आपकी समस्याओं को और मजबूती से कहीं ना कहीं एक स्पेस मिल पाए, तो इसलिए दरात्य थोड़ा सितारा का जो एक निशान है कामरेड सुरेश का, आप के बीच में ही आएंगे, आपके सवाल जवाब का भी जवाब देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही वो है जो आपके बीच में जब आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं आते, 5 साल आपके बीच में ही रहते हैं, आप वहाँ लोगों की समस्याओं पे लड़ते रहते हैं और सवाल जवाब भी आपके बीच में कोई बात होगी तो वो करेंगे। और अभी चुनाव बहुत लंबा है, उस टाइम तक देखते हैं क्या होता है और कौन उम्मीदवार आता है, कौन कितनी बड़ी बड़ी हवेली वाला, गाड़ियाँ वाला आता है। कामरेड, लोग तो आएंगे, काफिलों वाले भी आएंगे, फिर क्या करोगे? और कुछ नहीं है लोगों में, मैं सिर्फ चेहरा और छोटा सा पर्चा, थोड़े से पैसे खर्च करने जो लोगों से इकट्ठे करने मैंने शुरू कर दिया। 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये पर्ची काट रहे हैं लोगों की। लोग बड़े खुश होकर दे रहे हैं। आम लोग आपकी मदद कर रहे हैं। आम लोग मदद कर रहे हैं। मैं पैदल भी चलूंगा, मोटरसाइकिल पे भी चलूंगा। गाड़ी है कि मेरे पास 2006 मॉडल, लगभग 50,000 की कीमत होगी, वो रखता हूँ। वो एक गाड़ी से अपन चुनाव अपना लड़ लेंगे। लोगों का प्यार बहुत। मेरा एक आखिरी सवाल है, कामरेड प्रभात का ये पूरा इलाका रहा, मतलब कामरेड प्रभात का मैं इसलिए कह रहा हूँ, कामरेड प्रभात का एक लंबा संघर्ष रहा इस इलाके में, आप उसके अच्छे दोस्त भी रहे, पार्टी के वो भी रहे, तो उसका आपको कितना फायदा मिला कामरेड प्रभात के काम का? बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनसे बहुत मुझे सीखने को मिला। क्योंकि मैं फार्म में जब वर्कर था तो हमारी मीटिंग करने के लिए जब वो आते थे, बात रखते थे, हम भी रखते थे मीटिंग में। हम जब जवाहर नगर में पुराना ऑफिस जो आज भी है वहाँ होता था, वहाँ बैठ के बातें करते थे, इस इलाके के बारे में सोचते थे, किसानों के किस प्रकार से आंदोलन खड़े हो सकते हैं, मजदूरों के किस प्रकार से हो सकते हैं, कौन सा पीड़ित ऐसा तबका है जिसको संगठित करना जरूर है। इस पर काफ़ी लंबी हमारी बहस होती थी, रात तक भी इकट्ठे कई बार ऑफिस में सो जाते थे, रात को यहाँ रुक जाते थे ऑफिस दफ्तर के अंदर ही शहर में, तो जाग आ जाती थी, चाय अपनी बना के दोनों बैठ जाते थे, लंबी डिस्कस हमारी होती थी। उससे पहले कामरेड सतबीर जो हमारे शिट्टू के नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो पार्टी का जो निर्णय है, उन्होंने कहा कि रोहतक आपको काम करना है, तो वो रोहतक चले गए, फिर वो गुड़गांव भेज दिए, अब वो वापस रोहतक हैं, वो भी यहाँ थे। तो शिट्टू के हम तीनों मुख्य लीडर उस रूप में वहाँ काम एकजुट होकर हमने किया है। तो जनता के बीच में कामरेड आएंगे और आप से उम्मीद करते हैं कि आप सवाल जवाब भी करोगे, जो इनसे गिला शिकवा भी होगा या और भी कोई बातचीत होगी या कोई आपकी समस्याओं पे, वो आप इन्हीं से करोगे। ये जनता के बीच में आएंगे और हम भी जनता के बीच में आएंगे, तो आप हमसे भी इस पे वीडियो पे भी कमेंट करके हमें बता सकते हो कि इनमें क्या गड़बड़ेशन रही है, ये गैर ईमानदार है या ईमानदार है, या कोई सवाल जवाब हो। वो तो जब आपके गांव के बीच में आएंगे, हम भी जब आपकी समस्याएं जानने के लिए, तो हम भी हाजिर रहेंगे और कामरेड भी अपनी तरफ से हाजिर रहेंगे। तो धन्यवाद सर, आप मिले। शुक्रिया।